विश्व इतिहास की झलक। अपने पतन के बाद यूरोप किस तरह उठ खड़ा हुआ, ये जानेंगे हम 3 जून 1932 को लिखे हुए पत्र से, जिसका शीर्षक है यूरोप के देशों का रूप लेना। प्यारी बेटी, अब हम यूरोप की सैर करेंगे। पिछली बार जब हमने उसका जिक्र किया था तो हालत खराब थी। रोम का पतन पश्चिमी यूरोप में सभ्यता का पतन था। कुंस्तुनतूनिया की सरकार के अधीन हिस्से को छोड़कर पूर्वी यूरोप में खराब हालत थी। अतीला नामक हूण ने इस महाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से को जला डाला था, तहस नहस कर दिया था। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य गिरावट पर होते हुए भी बना रहा। रोम के पतन ने पश्चिम को झंझोड़ दिया था। उसके बाद सब बातें नए तरीके से जमने लगी। इनके जमने में बहुत दिन लग गए, फिर भी नया ढांचा जैसे तैसे बनता जाता था। कभी संतों और शांति प्रिय लोगों की मदद पाकर और कभी अपने योद्धा राजाओं की तलवार के जोर पर ईसाईयत फैलने लगी। नए नए राज्य पैदा हो गए। फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी के एक भाग पर फ्रैंक लोगों ने, जिन्हें तुम फ्रेंच या फ्रांस निवासी समझने की भूल न करना, कोलेबियस नामक शासक के मातहत एक राज्य बनाया। इसने 481 ईस्वी से 511 ईस्वी तक राज किया। ये राजवंश क्लोविस के दादा के नाम से मोरोविंजी वंश कहलाता था। लेकिन इन राजाओं के ऊपर बहुत जल्दी उन्हीं के दरबार का एक अफसर हावी हो गया। ये राजमहल का मेयर था। ये मेयर सारी शक्ति वाले हो गए और इनका पद मौरूसी हो गया। असली शासक तो ये थे, राजा तो नाम का था और कठपुतली था। चार्ल्स मार्ते भी इन्हीं राजमहलों के मेयरों में था, जिसने 732 ईस्वी में फ्रांस में तूर की बड़ी लड़ाई में सरासीनों को हराया था। इस विजय से चार्ल्स मार्ते ने सरासीनों की उस लहर को रोक दिया जो मुल्कों को जीतती हुई चली आ रही थी, और ईसाइयों की निगाह में उसने यूरोप को बचा लिया। इससे उसकी इज्जत और शोहरत बहुत बढ़ गई। वो शत्रुओं से ईसाई सल्तनत की रक्षा करने वाला वीर माना जाने लगा। इन दिनों रोम के पोपों और कुंस्तुनतूनिया के सम्राटों के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए पोप सहायता के लिए चार्ल्स मार्ते का मुंह देखने लगा। चार्ल्स मार्ते के पुत्र पोपिन ने वहाँ के कठपुतली राजा को गद्दी से उतारकर अपने को बादशाह घोषित किया और पोप ने खुशी से उसका साथ दिया। पोपिन का पुत्र शार्लमैन था। पोप के ऊपर फिर मुसीबत आई और उसने शार्लमैन को अपने बचाव के लिए बुलाया। शार्लमैन ने मदद की और पोप के दुश्मनों को भगा दिया, और 800 ईस्वी के बड़े दिन को गिरजे में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें पोप ने शार्लमैन को रोमन सम्राट का ताज पहनाया। उसी दिन से पवित्र रोमन साम्राज्य शुरू हुआ, जिसके बाबत मैं तुम्हें लिख चुका हूँ। ये एक विचित्र साम्राज्य था, और इसका आगे का इतिहास तो और भी विचित्र था, क्योंकि वो धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे एलिस इन द वंडरलैंड की चेशायर बिल्ली गायब होकर सिर्फ अपनी मुस्कुराहट छोड़ जाती थी और उसके शरीर का कोई निशान नहीं रहता था। लेकिन ये आगे की बात है, और हमें भी भविष्य में ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पवित्र रोमन साम्राज्य पुराने पश्चिमी रोमन साम्राज्य का सिलसिला नहीं था, ये अलग चीज़ थी। इस साम्राज्य को ही साम्राज्य समझता था। इसका सम्राट शायद पोप को छोड़कर अपने को दुनिया में हर एक का स्वामी मानता था। सम्राट और पोप के बीच कई सदियों तक इस बात की लाग डांट रही कि दोनों में कौन बड़ा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये साम्राज्य उस पुराने साम्राज्य का पुनर्जीवन माना जाता है जो किसी समय सर्वोपरि था, जब रोम दुनिया का स्वामी माना जाता था। लेकिन इसके साथ ईसाईयत और ईसाई राज्य का एक नया विचार जुड़ गया, इसलिए वो साम्राज्य पवित्र बन गया। सम्राट को इस पृथ्वी पर ईश्वर जैसा नायाब समझा जाता था, और यही बात पोप के लिए थी। एक राजनीतिक मामलों को निपटाता था, दूसरा आध्यात्मिक। बहरहाल कुछ ऐसा ही विचार था, और मैं समझता हूँ कि इसी विचार से यूरोप के राजाओं में देवी अधिकार का ख्याल पैदा हुआ होगा। सम्राट धर्मरक्षक था। तुम्हें जानकर दिलचस्पी होगी कि इंग्लैंड का बादशाह अभी तक धर्मरक्षक कहा जाता है। इस सम्राट का मुकाबला उस खलीफा से करो जो अमीरुल मोमिनीन कहलाता था। शुरू में खलीफा वास्तव में सम्राट और पोप
दोनों ही होता था, लेकिन बाद में, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, उसकी हैसियत नाम की रह गई थी। कुंसुनतुनिया के सम्राटों ने पश्चिम के इस नए उठे हुए पवित्र रोमन साम्राज्य को बिल्कुल पसंद नहीं किया। जिस समय शार्लमैन गद्दी पर बैठा, कुंसुनतुनिया में आयरीन नामक एक औरत सम्राज्ञी बन गई थी। आयरीन एक ऐसी स्त्री थी जिसने सम्राज्ञी बनने के लिए खुद अपने पुत्र को मार डाला था, और उसके समय में राज्य की हालत खराब थी। ये भी एक वजह थी जिससे पोप को साहस हुआ कि शार्लमैन को ताज पहनाकर कुंसुनतुनिया से नाता तोड़ ले। शार्लमैन इस समय पश्चिमी ईसाई सल्तनत का नायक था। वो पृथ्वी पर ईश्वर का नायब था और एक पवित्र साम्राज्य का सम्राट था। सुनने में ये शब्द कितने शानदार मालूम होते हैं। राजा, सम्राट और धर्माचार्य इस तरह औसत आदमी की नज़रों में धुंधले और छाया जैसे प्राणी बन जाते हैं, जो लोगों की निगाह में देवताओं की तरह और साधारण जीवन से दूर हो जाते हैं। इस रहस्य की वजह से मनुष्य उनसे भय खाता है। दरबारों में तकल्लुफ़ी कायदों, शिष्टाचारों और ढकोसलों की तुलना मंदिरों और गिरजों में होने वाली पूजा के वैसे ही लंबे चौड़े आडंबरों से करो। दोनों में वही एक से सर झुकाना, कोशिश करना, दंडवत करना, जिसे चीन के लोग को तो करना कहते हैं। सत्ता के विविध रूपों में ये पूजा बचपन से ही हमें सिखाई जाती है। ये भय की उपासना है, प्रेम की नहीं। शार्लमैन बगदाद के हारून अल रशीद का समकालीन था। वो उससे पत्र व्यवहार करता था, और गौर करने की बात यह है कि उसने सचमुच ये सुझाव दिया था कि वो दोनों मिलकर पूर्वी रोमन साम्राज्य और स्पेन के सरासीनों का मुकाबला करें। मालूम होता है इस सुझाव का कोई फल नहीं निकला, लेकिन फिर भी इससे राजाओं और राजनीतिकों के दिमाग के रंग ढंग पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। ईसाई शक्ति और अरब शक्ति के खिलाफ पवित्र सम्राट, ईसाई सल्तनत का नायक बगदाद के खलीफा से मेल करे। इसकी कल्पना तो करो। तुम्हें याद होगा कि स्पेन के सरासीनों ने बगदाद के अब्बासी खलीफाओं को मानने से इनकार किया था। वो आज़ाद हो गए थे और बगदाद उनसे जला भुना बैठा था, लेकिन ये दोनों इतने दूर थे कि लड़ नहीं सकते थे। कुंसुनतुनिया और शार्लमैन के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ भी फासले की वजह से लड़ाई नहीं हो पा रही थी। बहरहाल ये सुझाव दिया गया कि ईसाई और अरबी लोग आपस में मिलकर दूसरी ईसाई शक्ति और दूसरी अरबी शक्ति से लड़े। राजाओं की असली नीयत तो ये होती है कि वो किसी तरह शक्ति, सत्ता, दौलत हासिल करे, लेकिन मज़हब को अक्सर इस नीयत का चोला बना दिया जाता है। हर जगह ऐसा ही होता है। भारत में हमने देखा, महमूद आया तो मज़हब के नाम पर था, लेकिन उसने इस चीज़ से खूब फ़ायदा उठाया, धर्म की दुहाई देकर लोगों से खूब कमाई की। लेकिन हर एक युग में लोगों के विचार बदलते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए, बहुत सी बातें जो हमें आज ज़ाहिरा तौर पर दिखाई देती हैं, उस समय के लोगों को एक विचित्र बात मालूम होती होंगी, और उनके सोचने के ढंग और उनकी आदतें हमको अजीब मालूम होती हैं। एक तरफ जब लोग ऊंचे आदर्शों की, पवित्र साम्राज्य की, ईश्वर के नायब की और ईसा की जगह लेने वाले पोप की बातें करते हैं, तब उधर पश्चिम में हद से ज़्यादा खराब हालत थी। शार्लमैन के राज के कुछ ही दिन बाद इटली और रोम बहुत ही शर्मनाक हालत में थे। रोम में कुछ स्त्रियों और पुरुष का एक घृणा पैदा करने वाला झुंड मनमानी करता था और पोपों को बनाता बिगाड़ता रहता था। वास्तव में रोम के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप में फैली हुई आम अशांति से लोगों के दिलों में एक ख्याल पैदा हो गया कि अगर साम्राज्य जिंदा हो जाए तो हालत सुधर जाएगी। बहुतों के लिए ये इज्जत का सवाल था। शार्लमैन के साम्राज्य में फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, आधा जर्मनी और आधा इटली शामिल थे। इसके दक्षिण पश्चिम में स्पेन था जो अरबों के अधीन था। उत्तर पूर्व में स्लाव और दूसरे कबीले थे। उत्तर में डेन और नॉर्थमैन थे। दक्षिण पूर्व में बल्गारी और सर्ब थे, और उसके आगे कुंसुनतुनिया और अधीन पूर्वी रोमन साम्राज्य था। 814 ईस्वी में शार्लमैन की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद साम्राज्य की लूट के बंटवारे के झगड़े उठ खड़े हुए। उसके वंशज जो कॉर्लोविंजियन यानी कोरोल चार्ल्स का लतीनी रूप हैं, किसी काम के नहीं थे। जैसा कि उनमें से कुछ की उपाधियों से मालूम होता है, एक मोटा कहलाता था, एक गंजा और एक दीनदार। शार्लमैन के साम्राज्य के बंटवारे से अब हम जर्मनी और फ्रांस को अपना अलग रूप लेता हुआ देखते हैं। 843 ईस्वी से जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि 962 से 973 ईस्वी तक राज्य करने वाले ओटो महान ने जर्मनी को
बहुत करके एक कौम बना दिया था। फ्रांस तो पहले से ही ओटो के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। 987 ईस्वी में ह्यूकेपे ने कमज़ोर कॉर्लोविंजी राजाओं को निकाल दिया और फ्रांस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जा पूरी तरह का नहीं था, क्योंकि फ्रांस बड़े बड़े इलाकों में बटा हुआ था जो स्वाधीन सरदारों के मातहत थे। और ये सरदार आपस में लड़ा करते थे, लेकिन एक दूसरे से उतना नहीं डरते थे जितना सम्राट और पोप से। ह्यूकेपे के समय से फ्रांस की राष्ट्र के रूप में शुरुआत हुई और इस शुरू के काल में हमें फ्रांस और जर्मनी की लाग डांट दिखाई देती है। अजीब बात है, फ्रांस और जर्मनी जैसे दो इतने सुसंस्कृत और ऊंची दिमागी प्रतिभा वाले पड़ोसी और राष्ट्र इस प्राचीन कलह को पीढ़ी दर पीढ़ी पालते रहे। करीब करीब इसी समय रूस भी इतिहास के रंगमंच पर आया। कहा जाता है उत्तर में रूरिक नामक एक व्यक्ति ने 850 ईस्वी के लगभग रूसी राज्य की नींव डाली थी। इस समय यूरोप के दक्षिण पूर्व में बल्गारी लोग जमने लगे थे, वास्तव में कुछ हमलावर होने लगे थे। इसी तरह सर्ब लोग भी हैं। मंगियार या हंगेरी और पोलैंड के निवासी लोग भी पवित्र रोमन साम्राज्य के और नए रूस के बीच अपने राज्य बनाने लगे थे। इस बीच उत्तर यूरोप के कुछ जहाज़ों में पश्चिमी और दक्षिणी देशों से आए लोगों ने यहाँ आग लगा दी, हत्याएं की, लूटमार की। तुमने डेनो और दूसरे नॉर्थमैनों के बारे में पढ़ा है जो लूट खसोट के लिए इंग्लैंड पहुँचे थे। ये नॉर्थमैन या नॉर्समैन जो नॉर्मन कहलाए भूमध्य सागर गए, अपने जहाज़ों को बड़ी बड़ी नदियों के रास्ते से अंदर ले गए और जहाँ कहीं पहुँचे वहाँ डकैती, मार काट, लूट खसोट की। इटली में अराजकता थी और रोम की हालत बुरी थी। इन लोगों ने रोम को लूट लिया, कुंस्तुनतुनिया पर भी जा थमके। इन लुटेरों और डाकुओं ने फ्रांस के पश्चिमी हिस्से पर जहाँ नारमंडी है और दक्षिण इटली और सिसिली पर कब्जा जमाया और धीरे धीरे बस गए। सामंत और जमींदार बन बैठे, जैसा कि लुटेरे खुशहाल होने पर अक्सर करते हैं। फ्रांस के नारमंडी प्रांत में बसे हुए इन्हीं नार्मनों ने 1066 ईस्वी में विलियम्स की सेना नाइकी में, जो विजेता के नाम से मशहूर है, इंग्लैंड को जीत लिया। इस तरह हम इंग्लैंड की शक्ल बनते देखते हैं। अब हम मोटे तौर पर यूरोप में ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के अंत तक पहुंच गए हैं। इस वक्त गजनी का महमूद भारत पर हमले कर रहा था और इस समय के लगभग बगदाद के अब्बासी खलीफाओं की ताकत टूट रही थी और पश्चिमी एशिया में सेल्जुक तुर्क इस्लाम को फिर से उठा रहे थे। स्पेन अब भी अरबों के मातहत था, लेकिन वो अपने वतन अरब से कट गए थे और दरअसल बगदाद के शासकों के साथ उनके अच्छे ताल्लुक भी नहीं थे। उत्तरी अफ्रीका अमली तौर पर बगदाद की अधीनता से निकल चुका था। मिस्र में एक स्वाधीन सरकार ही नहीं बल्कि एक अलग खिलाफत भी कायम हो गई थी और कुछ समय के लिए मिस्र के खलीफा ने उत्तरी अफ्रीका पर भी राज किया था।